गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों आपको पता है कि मैं इस समय आपको कई 3 परीक्षाओं की एक साथ तैयारी करा रहा हूँ, जिसमें आपका NMMS है, राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा, और दूसरा है आपका PM यशस्वी योजना। ठीक है, ये आपको पता है केंद्र सरकार की योजना है PM यशस्वी योजना, और तीसरा है श्रेष्ठ छात्रवृत्ति योजना। तो जो श्रेष्ठ छात्रवृत्ति बच्चे दिए थे उनका ऑलरेडी एडमिशन हो चुका है। PM यशस्वी वालों का भी पैसा आना बाकी है, और NMS का भी रिजल्ट अभी आना कई राज्यों में अभी होने जा रहा है, कई राज्यों के रिजल्ट आना बाकी। कई बच्चे पूछ रहे हो तो उत्तर प्रदेश के सर रिजल्ट कब आएगा। बच्चों देखिए, रिजल्ट जो आने की संभावना है फरवरी और मार्च में ही है। अब तो कल से नया साल स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो आपको बताना चाहूँगा कई राज्यों में जो है NCERT की किताबें चलती हैं, जिसमें देखिए आपका हरियाणा हो गया, ठीक है, और आपका उत्तराखंड हो गया, और कई ऐसे राज्य हैं जहां पर ये कि चल रहा है यही कोर्स। तो उनके बच्चों की तैयारी के लिए राष्ट्रीय आय के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेम प्रश्न आ रहे हैं। और यशस्वी और श्रेष्ठा के भी मैंने बताया हुआ है कि इसी किताबों से प्रश्न हूबहू आ रहे हैं। तो जिन बच्चों ने, बस रिक्वेस्ट करूँगा, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है वो ज़रूर व्हाट्सएप ग्रुप बच्चों आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और पूरा वीडियो ज़रूर देखिए अगर आपको इस परीक्षा में सफलता पानी है बच्चों। अब आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बच्चों लास्ट वीडियो में मैंने आपको यशस्वी का क्वेश्चन दिखाया था कि देखिए इस तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर से आए हुए हैं। अभी कुछ टॉपिक्स इसके बचे हैं, तो अभी इस वीडियो के लास्ट में या तो नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चंस को मैं कराऊंगा। इसको अभी दिखाने का मकसद ये था कि देखिए हूबहू ऐसे ही क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने यशस्वी का क्वेश्चन दिखाया, तो कई बच्चों ने इसके आंसर्स दिए हैं और अभी कईयों ने नहीं दिए हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा जब भी मैं क्वेश्चंस दूँ तो आप उसको करने की कोशिश कीजिए। देखिए इसमें मैंने बताया था, सेम क्वेश्चन ही आया था, सेम क्वेश्चन बच्चों। लुईस पैस्चर स्मॉल पॉक्स, ये फर्मेंटेशन है लुईस पैस्चर का, किर्बन की विधि। और रॉबर्ट कोच जो है एंथ्रेक्स बैक्टीरियम है। एडवर्ड जेनर जो है इन्होंने स्मॉल पॉक्स के टीके की खोज की थी। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक बनाया था फंगस से। ठीक है, देखिए सेम तरह के क्वेश्चंस आया था, और ये इस बार देखिए हो सकता है कि ये वाला क्वेश्चन आ जाए। तो बच्चों जब तक आप साथ में तैयारी नहीं करेंगे तो आपकी तैयारी अच्छी हो नहीं पाएगी। आपको पता है कि मैं जिस बुक से पढ़ा रहा हूँ उसी से क्वेश्चंस आपके तैयार हो भी रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए आज के चैप्टर जो बचा हुआ टॉपिक है इसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, उससे कुछ और टॉपिक्स को मैं बताऊँ। इसके पिछले वीडियो में बच्चों मैंने यहाँ तक बता दिया था कि ये बीमारियाँ किससे होती हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स, यानी कि जानवरों में जो जंतुओं में रोग कारक जो जीवाणु हैं उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली कॉज डिजीज इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स बट आल्सो इन एनिमल्स। अब देखिए यहाँ पे रॉबर्ट कोच का अभी मैंने क्वेश्चन में बताया था। रॉबर्ट कोच ने डिस्कवर्ड द बैक्टीरियम बैसिलस एंथ्रासिस विच कॉजेज एंथ्रेक्स डिजीज। इसमें देखिए रॉबर्ट कोच ने बैसिलस एंथ्रासिस नामक जीवाणु की खोज की थी जो एंथ्रेक्स रोग का कारक है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। अब आइए इस पॉइंट्स को समझे। ये देखिए इन अदर एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल एंथ्रेक्स इज अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियम। फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय वायरस। अब ये देखिए इंपॉर्टेंट हो गया, इसको भी आपको, भले आपको डार्क में नहीं है लेकिन याद रखिएगा, कई बार आता है कि जो गाय में खुर या मुंह का रोग होता है वो किसके कारण होता है। ठीक है, तो ये जो गाय में होता है ये वायरस के कारण होता है, यानी कि विषाणु की वजह से होता है। तो इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ जो एंथ्रेक्स है वो मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है। अब देखिए इसके बाद है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स, और पौधों के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखिए सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉजेज डिजीज इन प्लांट्स लाइक व्हीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर्स। ठीक है, इससे बीमारी से क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिड्यूस द यील्ड ऑफ द क्रॉप। एक तो पैदावार कम हो जाएगी, और दूसरा है कि भाई प्लांट तो मरेगा ही मरेगा। ठीक है, बाद में दे कैन बी कंट्रोल, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इसका छिड़काव करके इन कीड़ों को मार के पौधों को बचाया जा सकता है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है आपके सामने, ये फोटो भी आप लोग देखते जाइएगा। ठीक, ये देखिए सीट्रस कैंकर, हिंदी में भी सीट्रस कैंकर ही है, मतलब नींबू का, सीट्रस फ्रूट्स उसको कहते हैं जो खट्टे होते हैं। तो नींबू का कैंकर जो है वो बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु के कारण होता है। तो ये देखिए नींबू में जब इस तरह का हो जाए तो ये सीट्रस कैंकर इसको कहते हैं। ठीक है, या नींबू का कैंकर। रस्ट ऑफ व्हीट, ठीक है, इसको स्मट, एक दूसरा वो भी है स्मट है, तो इसको गेहूं का रस्ट कहेंगे। ठीक है, ये फंगी के कारण होता है, यानी कि कवक के कारण होता है। वायु और बीज द्वारा ये फैलता है। तो पत्तियां देखिए इस तरह की इसकी हो जाती हैं, तो ये जान लीजिए वो बीमारी हो गई है। और ये देखिए ये भी इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा, येलो वेन
मोज़ेक ऑफ भिंडी और या ओकरा उसका दूसरा नाम है, ठीक है। ये भी वायरस के कारण होता है, इंसेक्ट के जरिए फैलता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए चित्र आधारित भी प्रश्न आते हैं। प्लांट डिजीज का नाम क्या है? तो येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी, ठीक है। यानी कि इसको अगर हिंदी में कहें तो भिंडी की पीत, भिंडी की पीत याद रखिएगा, ये है बीमारी। और ये किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है, कीट इसको फैलाते हैं, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट आ गया फूड पॉइजनिंग। कभी भी आपने देखा होगा छोटे बचपन में आपने बहुत ज़्यादा खा लिया होगा, या कुछ सुबह का खाना शाम में गर्मी के दिन में खा लिया होगा तो उल्टी उल्टी होने लगती है, दस्त होने लगती है, तो उसी के बारे में है फूड पॉइजनिंग के बारे में, ठीक है। देखिए यहाँ दिया हुआ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेट ग्रो ऑन अदर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस। जब देखिए खाना ऐसे पड़ा रह जाता है तो क्या होता है कि उसमें जो हानिकारक सूक्ष्मजीव पैदा हो जाते हैं और पॉइजनस चीज़ें उसमें केमिकल्स पैदा करते हैं जो कि हमें बीमार कर देते हैं, इवन हमारी मौत भी हो सकती है, ठीक है। तो इन खानों को बचाने की ज़रूरत है। अब देखिए जो डब्बा बंद आते हैं या कुछ भी आता है तो उसको प्रिजर्व किया जाता है, फूड प्रिजर्वेशन के अंतर्गत वो आते हैं, यानी कि खाद्य परिरक्षण, ठीक है, खाद्य परिरक्षण के अंतर्गत आते हैं वो, ठीक है। तो आइए इसको अब हम पढ़ने जा रहे हैं। वी हैव लर्नड अबाउट द मेथड्स यूज टू प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन्स। ग्रेन के बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशन इज अटैक्ड बाय फंगस। अगर रोटी या ब्रेड कोई भी छोड़ दिया जाता है भाई तो उसमें फंगस ग्रोथ हो जाता है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल आवर फूड, स्पॉइल फूड एमिट्स बैड स्मेल एंड हैज़ अ बैड टेस्ट एंड चेंज कलर। अब देखिए जब भी खाना हो जाता है तो मम्मी लोग अक्सर आप लोगों को बताए सूंघ के देखती होंगी या कलर देखती होंगी, तो जान लीजिए जब भी ऐसा हो तो खाना नहीं खाना है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद अचार के लिए है कि अचार में भाई जब दादी माँ या आपकी मम्मी अचार वगैरह बनाती होती है तो आखिर क्यों नहीं खराब होता है। तब ये देखिए मेन टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जिससे कि क्वेश्चंस बनते हैं, परीक्षा के दौरान आते भी हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें है सबसे पहला मेथड है कि कैसे किसी भी फूड को बचाया जा सकता है, ठीक है, उनका परिरक्षण कैसे किया जा सकता है। सबसे पहला है हमारा रासायनिक उपाय यानी कि केमिकल मेथड। Salt and edible oils are the common chemicals generally used to check the growth of microorganism। ये इंपॉर्टेंट बच्चों, इसको नोट डाउन कीजिएगा। नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग जो है सूक्ष्मजीवों की वृद्धि रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है, अतः इन्हें क्या कहते हैं? परिरक्षक कहते हैं, यानी कि प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं, ठीक है। परिरक्षक ये रक्षा करते हैं भाई, ठीक है, ये सूक्ष्मजीवों के ग्रोथ को रोकते हैं, इसलिए इन्हें प्रिजर्वेटिव्स कहा जाता है जो प्रिजर्व करे, ठीक है। तो परिरक्षक हैं ये, ठीक है। वी ऐड सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव टू द पिकल टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। अचार में मुख्यतः कई बार उसमें देखिए नमक तो मिलाया ही जाता है, आपने देखा होगा कई बार, ठीक है, या खाद्य अम्ल का भी प्रयोग किया जाता है जिससे कि सूक्ष्मजीवों की वृद्धि नहीं होती है। और ये केमिकल को एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, कई बार परीक्षाओं में आपके राष्ट्रीय आय में भी आए हुए हैं और देखिए यहाँ दिया भी हुआ है, ठीक है। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट आर द कॉमन प्रिजर्वेटिव्स। ये कोई भी आप खाद्य पदार्थ लेंगे, जैम लेंगे, सॉस लेंगे, कुछ भी मार्केट में खरीदेंगे, अगर आप पीछे उसका इंग्रेडिएंट देखेंगे तो ये आपको सोडियम बेंजोएट बच्चों दिख जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दे आर यूज्ड इन जैम्स स्क्वैसेस टू चेक देयर स्पॉइलेज। इसका जैम और स्क्वैश बनाने में इन रसायनों का प्रयोग उन्हें संदूषित होने से बचाता है, ठीक है। अब दूसरा है देखिए प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, यानी कि नमक द्वारा परिरक्षण। देखिए जो सामान्य नमक का उपयोग है मांस एवं मछली के परिरक्षण के लिए काफ़ी लंबे अरसे से किया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वृद्धि की जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। नमक का उपयोग आम, आंवला और इमली के परिरक्षण में भी किया जाता है। अभी हमने जस्ट पढ़ा कि अचारों में भी इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन मीट और मछली के प्रिजर्वेशन में भी किया जाता है। अब देखिए चीनी के द्वारा परिरक्षण, तो जितने भी जैम, जेलीज हो गए, स्क्वैश हो गए का परिरक्षण चीनी द्वारा जो है किया जाता है। चीनी डालने से क्या होगा? चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थ में नमी की कमी आती है। ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि चीनी का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो उसमें ABCD में 4 ऑप्शन होंगे, तो ये एक ऑप्शन बनेगा कि मॉइस्चर कंटेंट को जो है कंटेंट विच को कम करता है, विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल फूड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये नमी में कमी आती है जो संदूषण करने वाले जीवाणुओं की वृद्धि को नियंत्रित करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों आपने नोट डाउन कर लिया होगा।
अब देखिए प्रश्न बच्चों कहीं से भी बन सकते हैं, इसलिए मैं जहां इंपॉर्टेंट है उसको मैं बता दे रहा हूँ। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, ठीक है, तेल एवं सिरके का उपयोग अचार को संदूषण से बचाने में किया जाता है क्योंकि इसमें जीवाणु जीवित नहीं रह सकते। सब्जियां, फल, मछली तथा मांस का परीक्षण इस विधि द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये आपने इसको भी नोट डाउन कर लिया होगा। विनेगर याद रखिएगा, इसकी दूसरा है एसिटिक एसिड। ठीक है, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, ये देखिए क्वेश्चंस आते भी हैं। ठीक है, जब भी देखिए दूध आता है उसको उबाल के ही पिया जाता है। उबालने से क्या होता है? बॉइलिंग किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उबालने से क्या होता है? जो सूक्ष्म जीव हैं वह नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार देखिए हम लोग जो पके हुए भोजन होते हैं उसको हम कहाँ रखते हैं? हम लोग फ्रिज में भी रखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ ऊपर दिया हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा, लो टेम्परेचर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो है कम ताप सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट, इस पॉइंट को भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो बच्चों पॉज करके नोट डाउन करेंगे तो आपका आसानी से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसका आंसर हम देखेंगे अभी। वाई डज द मिल्क डेट कम्स इन पैकेट्स नॉट स्पॉयल? वाई मदर टोल्ड मी डेट द पैकेट इज पेस्चराइज? व्हाट इज पेस्चराइजेशन? थैलियों में आने वाले दूध संदूषित क्यों नहीं होते हैं? ठीक है, तो बताया जाता है पेस्चराइज मिल्क है। इस पे प्रश्न राष्ट्रीय आय में भी कई बार आए हुए हैं, आप कई बच्चे जानते भी होंगे, तो आइए इसको डिटेल में थोड़ा जान ले कि प्रोसेस होता कैसे है। पेस्चराइज मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एज इट इज फ्री फ्रॉम हार्मफुल microbes. The milk is heated up to 70 degree for 15 to 30 seconds and then suddenly chilled and stored. By doing so it prevents the growth of microbes. The process was discovered by Louis Pasteur. अभी देखिए मैंने प्रश्न भी बताया था लुईस पैस्चर वाला। It is called pasteurization. ये देखिए बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में मत लीजिएगा इस प्रश्न को, सभी पॉइंट्स इसके इंपॉर्टेंट हैं। देखिए पाश्चुरीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि वह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। इसके लिए दूध को क्या करना है? 70 डिग्री तक इसको गर्म करना है, 15 से 30 सेकंड, ये नोट कर लीजिएगा, दोनों टेम्परेचर भी और समय भी के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा कर उसका भंडारण कर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की जो वृद्धि है वो रुक जाती है। इस प्रक्रिया की खोज लुईस पैस्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी। देखिए पैस्चर के नाम से ही देखिए पाश्चुरीकरण हुआ है, पेस्चराइजेशन उन्हीं के नाम पर ये पड़ा है, तो आप इससे भी भूल जाएं अगर साइंटिस्ट का नाम, तो पैस्चर से ही लुईस पैस्चर का नाम आपको याद आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए स्टोरेज एंड पैकिंग, तो अब देखिए तरह तरह की पैकिंग में आ रहा है ताकि प्रिवेंट ना हो। ठीक है, इसमें देखिए सबसे अच्छा उदाहरण याद रखिएगा, जो चिप्स के पैकेट होते हैं या कुछ भी होते हैं तो उसमें देखिए नाइट्रोजन गैस अक्सर भर दी जाती है। जब आप फोड़ते हैं तो गैस निकल जाती है, तो नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देता है, जो कि खाने को खराब नहीं होने देता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसका मैंने यशस्वी का में आपको प्रश्न दिखाया भी हुआ है। ठीक है, देखिए यू हैव लर्नड अबाउट द बैक्टीरियम राइजोबियम, कक्षा 6 और 7 में पढ़ा होगा। ठीक है, इट इज इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेगुमिनस प्लांट्स। ठीक है, इसमें क्या रहता है आप रिकॉल कीजिए, इसमें राइजोबियम लिव्स इन द रूट नोडल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट सच एज बीन्स एंड पीज। जो मटर होता है या दालें हो गई उसी में, इसी को लेगुमिनस प्लांट्स कहते हैं बच्चों। ठीक है, और इसी में राइजोबियम पाया जाता है विथ विच इट हैज़ ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब याद देखिएगा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता क्या है बच्चों, इसमें देखिए मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, राइजोबियम लेग्यूम जो है पौधों की ग्रंथियों में रहते हैं, जैसे सेम और मटर जो एक सहजीवता है, मतलब ये इसको क्या करता है, पेड़ क्या देता है, इसको रक्षा करता है, इसको अपना घर देता है एक तरह से। ठीक है, और कभी कभी तड़ित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का देखिए स्थिरीकरण होता है। ठीक है, लेकिन परंतु आप जानते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा जो है वायुमंडल में स्थित रहती है। ठीक है, कभी भी यह बदलता नहीं है। इसकी एक चक्र चलता है बच्चों, अभी मैं चक्र आपको दिखाना चाहूँगा कि ये चक्र आखिर चलता कैसे है। देखिए ऐसे ही ग्रंथियाँ बनी रहती हैं जड़ों में और इसी के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा नाइट्रोजन जो है हवा से डायरेक्ट पौधों द्वारा नहीं लिया जा सकता। ठीक है, और वायुमंडलीय जो मिट्टी में देखिए जो उपस्थित जीवाणु होते हैं और हरे नीले हरे शैवाल होते हैं, वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का क्या करते हैं, स्थिरीकरण करते हैं, यानी कि उसको फिक्स कर देते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन को मिट्टी में डाल देते हैं। ठीक है, कंपाउंड्स के रूप में अलग अलग। अब ये हायर क्लासेस में इसको पढ़ना है।
ठीक है। अब देखिए जब ये उसमें डाल दिए जाते हैं तब नाइट्रोजन इस प्रकार जो है उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है। पौधे इसका क्या करते हैं, उपयोगी मिट्टी में से जड़ तंत्र द्वारा करते हैं, इसको सोख लेते हैं। इसके पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन व अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं। पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु उनसे प्रोटीन व अन्य नाइट्रोजन यौगिक प्राप्त करते हैं। अब हमें भी देखिए दाल खाते हैं ना, कहा जाता है, या सोयाबीन खाते हैं, मटर खाते हैं, तो ये सब इन्हीं से तो मिलता है जब वो नाइट्रोजन जो है प्रोटीन में बदल जाता है। ठीक है। अब देखिए व्हेन प्लांट एंड एनिमल्स डाई बैक्टीरिया एंड फंगस प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्ट द नाइट्रोजन वेस्ट इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड टू बी यूज्ड बाय द प्लांट्स अगेन। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पौधे एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद क्या होता है, मिट्टी में उपस्थित जो जीवाणु एवं कवक होते हैं वो नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं जो पौधों द्वारा पुनः उपयोग होता है। कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं जो वायुमंडल में चली जाती है। परिणामतः क्या होता है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। इसलिए बच्चों ये बदलता नहीं है, एक चक्र के जरिए चलता रहता है। मैं ये देखिए चक्र आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये चक्र हूबहू आपके परीक्षा में बच्चों आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। ये देखिए हवा का नाइट्रोजन यहाँ दिखाया गया है। अब ये देखिए एक चक्र मैं बता रहा हूँ, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी जो हमने देखा, ब्लू ग्रीन एल्गे या बैक्टीरिया, उसको नाइट्रोजन को फिक्स कर दिए मिट्टी में, दूसरे में बदल दिए। ठीक है। अब बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड्स, इसको नाइट्रोजन कंपाउंड में बैक्टीरिया ने बदल दिया। फिर ये कंपाउंड जो है मिट्टी में चले गए और ये मिट्टी द्वारा ये जो है क्या होता है, बैक्टीरिया टर्न्स कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन। फिर ये बैक्टीरिया जो है, जो सड़े गले जो भी नाइट्रोजन कंपाउंड है, बैक्टीरिया पुनः इसमें बदल देता है। अब इसी जो कंपाउंड बदला है बच्चों, नाइट्रोजन बदला, इसको प्लांट लेते हैं, ठीक है, जो कि एनिमल और पेड़ इसको खाते हैं, फिर पुनः ये एक्सक्रीट करते हैं, गंदगी निकालते हैं तो या मर जाते हैं तो वापस से नाइट्रोजन मिट्टी में जाके मिल जाता है, जिससे पुनः बैक्टीरिया इसको बदल देता है। ये देखिए इधर से चक्र है, इसको दो तरीके से इस्तेमाल किया गया है, प्लांट द्वारा, फिर वापस ये देखिए यहाँ के मिल गया, और इसी को ये देखिए जो बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स को डायरेक्ट गैस में बदल के हवा में डाल देता है। तो इस तरीके से बच्चों ये काम कर रहा है नाइट्रोजन साइकिल, हमारे हूबहू ऐसे ही परीक्षा में एग्जाम्स में आ रहे हैं।